अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है इमरान बलोच ने, तुर्बत बलोचिस्तान से। वो इस वक्त मस्कत ओमान में हैं और हमें कई कहानियां पहले भी भेज चुके हैं। जब भी कहानी भेजते हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त कहानी भेजते हैं। तो आज भी उन्होंने हमारे साथ जो कहानी शेयर की है, उम्मीद है सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा। इमरान बलोच कहते हैं, ये कहानी है अताउल्ला और उसके दोस्त हफीज़ की। बलोचिस्तान में मौजूद ये दोनों लड़के, जिसको अता कहा जाता अताउल्ला की बजाय और दूसरा मजीद, बचपन से ही इसलिए ये गहरे दोस्त बन चुके थे कि दोनों की आदत मिलती जुलती थी, दोनों की हरकतें मिलती जुलती थी। लेकिन जिस गली, जिस मोहल्ले के अंदर ये दोनों रहते थे, अता और मजीद, ये हर वक्त एक तो साथ रहते। रात का पल एक ऐसा आता जब सोने के लिए अपने अपने घर में जाते, वरना जैसे ही सुबह नाश्ता वगैरह करके बाहर निकल आते तो ये दोनों हर वक्त साथ नजर आते। लेकिन उससे भी बढ़ के ये था, इनकी शैतानियों की वजह से, इनकी शरारतों की वजह से पूरा मोहल्ला परेशान था। कौन सा घर था जिसको इन्होंने परेशान नहीं किया था? हर शख्स इनकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान था। और आए दिन क्या होता, उनके घर में शरारत, ऐसी शरारत कर चुके होते कि वो मजबूरन उनके घर शिकायत लगाने के लिए पहुंच जाते कि इन दोनों ने ये किया है। वालिदैन कोशिश करते हैं बच्चों को शुरू शुरू में प्यार से, फिर डांट के, फिर मार के, हर तरीके से भी वालिदैन कोशिश कर चुके थे, लेकिन अता और हफीज़ पे कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। वो थे कि शरारतों से बाजी नहीं आ रहे थे। और आए दिन उनकी शिकायतें कोई ना कोई उनके घर वालों को बताता। घर वाले भी आजिज आ चुके थे, इनका क्या करें। मार चुके, समझा चुके, प्यार से समझा चुके, इन पे तो किसी चीज़ का असर ही नहीं हो रहा। राह गुजरते किसी को छेड़ देते, राह गुजरते किसी की चीज़ उठा के भाग जाते, कभी कोई चीज़ चोरी कर लेते, कुछ भी दिल में आता कर लेते। मोहल्ले वाले कहते, कैसे बच्चे हैं ये, समझ से बाहर है। एक ऐसे बच्चे बन चुके हैं कि जब नजर आते हैं तो मोहल्ले वाले अपने बच्चों को कहते हैं, अंदर चलो, ये दोनों शैतान आ रहे हैं, या तो लड़ेंगे तुम्हारे साथ या कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेंगे। वालिदैन जब बहुत ज्यादा उनसे तंग आ गए तो फैसला किया क्या किया जाए। उन्होंने कहा, कराची के अंदर एक मदरसा है, इन दोनों को उस मदरसे में भेज दिया जाए। वहां असातिज़ा की ज़ेरे निगरानी रहेंगे, पढ़ेंगे, उम्मीद है आदत बेहतर हो जाएंगी। यूं उन दोनों को कराची की एक मदरसे के अंदर भेज दिया गया, जहां पे अरबी और फारसी पढ़ाई जाती थी, कुरान मजीद भी पढ़ाया जाता था। इन दोनों ने वहां पे 1 साल गुजारा। लेकिन 1 साल बाद उद मदरसे वालों ने अपने कानों को हाथ लगाया कि हर हरबा आजमा चुके, जितने भी तालिब इल्म इससे पहले आए हैं वो भी शरारती थे, लेकिन हमने मार के, डांट के, प्यार से आखिरकार उनकी शरारतों को ख़त्म करा दिया, उनको असूलों का पाबंद करा दिया। लेकिन पता नहीं ये किस ढीठ मट्टी से बने हैं। हर काम करके देख लिया, हर अंदाज अपना के देख लिया भाई, लेकिन इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। चाहे इनको मार लो, चाहे प्यार दे दो, करना उन्होंने वही है जो उनके दिल में आता। और यूं 1 साल बाद उस मदरसे के असातिज़ा ने भी हाथ खड़े कर दिए कि नहीं बाबा, हम इनको ठीक नहीं कर सकते, इसका एक ही हल है, इनको वापस भेजा जाए। एक बच्चा जब शरारतें करता है तो जो उस्ताद होते हैं मारते ही हैं। मार का खौफ इतना होता है, बच्चा डर जाता है, आगे शरारत नहीं करता। उन दोनों पे मार का भी कोई असर ना होता। हाँ, उससे फ़र्क एक ये पड़ा, 1 साल के अंदर उन्होंने बिल्कुल हल्की फुल्की अरबी और फारसी सीख ली। और जो अता का दोस्त था हफीज़, उसने एक दुआ भी सीख ली जिसका उन्होंने नाम कहा है दुआए कंजुल अर्श। जो उसके असातिज़ा ने उसको एक दुआ सिखाई कि ज़िंदगी में कभी बेइंतहा परेशान हो जाओ, कोई ऐसी मुसीबत का शिकार हो जाओ जहाँ पे कोई रास्ता नज़र ना आए, तो उस लम्हे ये दुआ पढ़ना और खुदा को पुकारना, एक गैबी मदद तुम्हारे लिए आएगी।
क्योंकि जो हफीज़ था पढ़ाई में वो बहुत अच्छा था, उसको कुछ भी पढ़ाया जाता वो याद बहुत अच्छी कर लेता था, याद दहानी भी उसकी अच्छी थी, पढ़ाई में भी अच्छा था, लेकिन शरारतों से वो बाज नहीं आता था। अता को पढ़ने लिखने का कोई इतना ख़ास शौक़ नहीं था। यूं हफीज़ ने वो दुआ भी सीख ली, लेकिन 1 साल बाद उन दोनों को वापस उनके घर भेज दिया गया, ये कह के कि ये हमारी समझ से बाहर हैं, ये यहाँ इस मदरसे में रहे तो इनको देख के और बच्चे भी बिगड़ ना जाएं, हम हर बार आजमा चुके हैं, इनका कोई इलाज नहीं। अब ये दोनों नौजवान जब वापस अपने मोहल्ले में पहुँचे तो मोहल्ले वाले जो खुश हो चुके थे कि बला टल चुकी है, ये जो हर वक्त हम पे नाजिल रहते थे, शरारतें करना, चोरियां करना, तंग करना, हर वक्त कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहना, यहाँ से चले गए हैं। 1 साल उन्होंने सुकून का सांस क्या लिया था कि वो दोनों बलाएं फिर से नाजिल हो गई और फिर से वही रूटीन। मोहल्ले वाले हैरान इस बात पे थे कि कोई भी तब्दीली नहीं आई थी, ना अता में ना हफीज़ में, वैसे के वैसे, बल्कि कह लीजिए उम्र थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, 1 साल का ज़िंदगी में इजाफा हो गया था तो शरारतों में भी इजाफा हो गया था। अब फिर से वही रूटीन, फिर से घर में शिकायतें आने लगी। वालिदैन भी जो खुश हो गए थे 1 साल के लिए कि अब कोई कम से कम शिकायत लेके नहीं आता। शर्मिंदगी होती थी जब मोहल्ले वाले आके कहते थे क्या करें, आपको भी शिकायत ना करें तो क्या करें। अब फिर से शिकायतें आ रही थी। अब फैसला किया गया इनको दुबई भेजते हैं। यूँ उनके कुछ दोस्त वगैरह भी थे, राब्ता किया गया दुबई के अंदर और ये दोनों नौजवान दुबई पहुंच गए। दुबई भी कुछ महीने गुजार सके, 8 महीने 10 महीने गुजारे, लेकिन वहाँ पे भी आए दिन, इसके बावजूद कि वहाँ का कानून बहुत सख्त था, लोगों ने समझा दिया था भाई यहाँ पे पंगा ना करना, यहाँ पे शुरते होते हैं, फ़ौरन उठा के ले जाएंगे। उसके बावजूद वो बाज ना आए लड़ाई झगड़ा गड़बड़ करने से और आखिरकार दुबई से भी बलूचिस्तान पाकिस्तान वापस लौट आए। मदरसे से भी वापस आ चुके थे, दुबई में भी कुछ टाइम गुजार के वापस आ चुके थे, कोई उनके अंदर तब्दीली ना आई थी। सब परेशान थे क्या करें, इनका क्या हल करें, सिवाय एक चीज़ के हफीज़ और अता ऐसे गहरे दोस्त थे जो हर वक्त आज भी एक साथ थे। इन दोनों की किसी और से नहीं बनती थी। इन्होंने काफ़ी दोस्त वगैरह बना रखे थे, लेकिन मोहल्ले वाले इनसे शदीद तंग थे। उन्हीं दिनों इन्हीं का एक दोस्त था जो फौज में जा चुका था और उन दिनों वो घर छुट्टी पे आया हुआ था। इन दोनों की उससे मुलाकात हुई तो बातों बातों में उसने कहा कि यार तुम लोग सेहतमंद भी कमाल हो, तुम्हारी फिजिक भी बहुत अच्छी है, बॉडी भी अच्छी है, क्या सारा दिन आवारा गर्दी करते रहते हो, फौज में क्यों नहीं आ जाते। उन दोनों ने एक दूसरे से मशवरा किया, हाँ यार बात तो ठीक है, चलो फिर फौज में ट्राई करते हैं। यूं दोनों फौज के अंदर गए और कुदरत की तरफ से ऐसा हुआ कि दोनों ही सिलेक्ट हो गए। और जब दोनों सिलेक्ट हो गए तो फौज के अंदर शुरू में एक सख्त मराहिल से गुजरना पड़ता है, आपको वो तमाम कुछ सीखना पड़ता है जो आपको एक ऐसा कड़ियल जवान बनाते हैं जो हर वक्त जंग के लिए तैयार होता है, चाहे वो हथियारों से लड़ी जाए या हथियार ना हो तो हाथों से लड़ी जाए। यूँ इन दोनों को ट्रेनिंग दी जा रही थी कि उसी ट्रेनिंग के दौरान अता का वजूद, जिस्म इतना मजबूत और भरपूर था और वैसे ही वो दोनों ने हड हरामी की वजह से शरारतें ही की थी, भाग दौड़ ही की थी। तो उस ट्रेनिंग के दौरान फौज को लगा कि ये लड़का जिसका नाम अता है बहुत चुस्त व चालाक है, बहुत फिजिक अच्छी है, इसको हम कमांडो की ट्रेनिंग दे सकते हैं। यूं हफीज को छोड़ के सिर्फ अता को कमांडो की ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। हफीज एक फौजी ही था, एक आम सिपाही, और अता कमांडो की ट्रेनिंग लेने लगा। मुख्तलिफ ट्रेनिंग वो ले चुका। वहीं पे एक ट्रेनिंग थी कि उनको पहाड़ों पे वो लेके जाते थे, पहाड़ों के साथ रस्से बांधे जाते थे और ये रस्सों के ऊपर चढ़कर जाते और उन रस्सों की मदद से पहाड़ों से नीचे उतरते थे। ऐसी ही एक ट्रेनिंग के दौरान अता जब नीचे पहाड़ की
रस्से के ऊपर चढ़ा हुआ था और नीचे की तरफ उतर रहा था कि उसके हाथ से रस्सा छूट गया। वो रस्सा क्या छूटा कि वो ऐसा नीचे आके गिरा कि सर और जिस्म के बाकी आज़ा तो बच गए, लेकिन उसका पांव वहीं पे टूट गया। फौज का एक असूल होता है, जब किसी का पांव टूट जाए तो वो फिर कमांडो नहीं रह सकता। कमांडो के लिए वही है जो ट्रेनिंग मुकम्मल तरीके से सीख ले और उसके आज़ा भरपूर तरीके से काम कर रहे हो, किसी भी जिस्म के आज़ा के अंदर कोई खराबी पैदा ना हो। क्योंकि यहाँ पे पाँव टूट चुका था, वो जुड़ तो जाता लेकिन वो बात ना रहती। टूटा हुआ पाँव जितना जुड़ जाए वो कमांडो नहीं हो सकता। यूँ उसको वापस उसी हफीज़ की तरह फौजी बना दिया गया। लेकिन अता ने कहा नहीं, एक कमांडो की ट्रेनिंग लेने के बाद एक आम सा फौजी बनना मुझे गवारा नहीं है, मैं छोड़ रहा हूं। और उधर कैसे हो सकता था कि जब अता ने छोड़ने का फैसला कर लिया तो हफीज बैठा रहता, उसने भी फौरी तौर पे फैसला किया कि नहीं, मुझे भी छोड़ना है। अल्लाह बेहतर जाने क्या हालात हुए कि दोनों ही, जो मुश्किल होता है फौज को छोड़ना, फौज को छोड़कर आ गए। अब दोनों वापस आ चुके थे। यकीनन सी बात है, जो फौज की ट्रेनिंग ले रहे थे उनका कद काट, उनका जिसामत, उनकी उम्र ऐसी हो चुकी थी, बचपन से ही शरारतें करते करते जवान होते होते इतने बड़े हो चुके थे। वहीं उन्हीं दिनों उनको पता लगा, एक उनका दोस्त जो यूरोप के अंदर है, उससे उनका राब्ता हुआ तो उस दोस्त ने बताया कि यहां पे पैसा, खाना पीना सब कुछ बहुत जबरदस्त है। तो उन दोनों के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई और अपने उस दोस्त से कहा, क्या हम लोग भी वहां पे आ सकते हैं? उसने कहा नहीं, तुम लोग इस तरीके तो नहीं आ सकते कि तुम्हें वीज़ा मिले और तुम वीज़ा लेकर आओ, ना तुम्हारे पास ख़ास कुछ तजर्बा है, ना तालीम इतनी ख़ास है, कुछ भी नहीं है, क्या आओगे? हाँ, एक और तरीका ज़रूर है और वो है डंकी लगाना। बहुत सारे लोग इस नाम से वाकिफ़ होंगे। डंकी लगाना कहते हैं गैर कानूनी तरीके से मुख्तलिफ मुल्कों के बॉर्डर को क्रॉस करते हुए अपनी उस लोकेशन तक पहुंचना जिसके लिए आप अपने घर से रवाना हुए हैं। ये दुश्वार गजार रास्ते ऐसे होते हैं कि यहाँ पे आपको रास्ते में कई इंसानों के ढांचे मिलते हैं जो वो रास्ते में ही दम तोड़ गए, और वो काफिला जो आगे बढ़ रहा होता है, जो भी एक दफ़ा काफिले में बैठ जाए, गिर जाए, काफिला चलता रहता है आपको वहीं छोड़ के, और आप भूख और प्यास से वहीं मर जाते हैं। ये एक गैर कानूनी काम है और अगर आप पकड़े जाते हैं तो बाज़ औक़ात डायरेक्ट आपको गोलियां भी मार दी जाती हैं या आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन दोनों के दिल में खौफ तो कुछ था नहीं। जब इनको पता लगा कि डंकी के लिए भी एक बड़ी अमाउंट चाहिए, क्योंकि जो भी एजेंट आपको लेकर जाएगा उसको पैसे देने होंगे, वो एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पे पहुंचा के किसी और के हवाले करेगा, फिर वो आपसे पैसे लेगा, फिर वो एक और मुल्क के अंदर आपको घुमाते घुमाते उस मुल्क की सरहद को पार कराएगा, तो आगे एक और एजेंट मिलेगा, उसको पैसे देने होंगे। मुख्तलिफ जरियों से छुपते छुपाते, गाड़ियों में पैदल चलते आपको अपने उस मुल्क में पहुंचना था जिसके लिए आप रवाना हुए हैं। तो उसके लिए एक बड़ी अमाउंट चाहिए थी। अता अपने घर गया, बाप से इस ख्वाहिश का इजहार किया। उसने तो हाथ जोड़ लिए कि मैं तुझे दुबई भेज चुका, पैसा लगाया, मदरसे भेज चुका, मैं तेरे ऊपर अब 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकता, तू ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता सिवाय इसके कि हर महल्ले का शख्स मुझे आके तेरे बारे में गिला देता रहे, तेरी शिकायतें लगाता रहे। उसने तो हाथ जोड़ लिए कि बेटा मेरे तो हाथ बंधे हैं, मेरे हाथ को देख, खुदा का वास्ता है, निकल जाए यहाँ से। अता माँ के पास गया, माँ के आगे रोया कि माँ चांस है, मेरा मुस्तकबिल बन जाएगा, मैं वहाँ जाना चाह रहा हूँ। माँ माँ होती है, माँ को कायल किया और माँ का दिल पसीज किया। और माँ ने कहा ठीक है, मेरे पास कुछ ज्वेलरी पड़ी है, मैं वो बेच के तुझे पैसे दे देती हूँ। ऐसा ही किया, माँ ने ज्वेलरी अपनी बेच के अता को पैसे दे दिया। और उधर दूसरी तरफ हफीज़ ने भी रो धो के आखिरकार अपनी बहन के पास कुछ जमा पूंजी थी वो उससे निकलवा ली। अब दोनों जो कुछ जान चुके थे कि उस खतरनाक दुश्वार गुजार रास्ता जिसको डंकी कहा जाता है उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है, वो सब पहले ही पूछ चुके थे। आरामदेह शूज़, क्योंकि आपने दिन रात चलते रहना है, पता नहीं कितने दिनों तक चलना है। सामान कम से कम हो, आपका वज़न कम हो, ये ना हो कि सामान की वजह से आप थक जाएं। और खुराक के तौर पे आपने खुश्क मेवा जात लेने हैं, अखरोट, बादाम, भुने हुए चने, ऐसी चीज़ें
जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी दे सके और उनका वज़न ना हो। यूँ उन्होंने जो जो उनको कहा गया था वो सारा बैग बनाया और बलूचिस्तान के साथ ही ईरान की सरहद लगती है, ईरान की सरहद को क्रॉस करें तो उधर भी एक बलूचिस्तान है। ये दोनों कहते हैं कई बलोच जो हम हैं ईरान के उस बलूचिस्तान में आते जाते रहते हैं, ये आम सी बात है। बल्कि इमरान बलोच की एक और कहानी भी जो मैंने सुनाई थी, जो लड़की और लड़का मोहब्बत करते थे और ख़ानदान वाले उनको मारना चाहते थे, वो भी छुप के ईरान के बलूचिस्तान में गए थे। ये दोनों भी ईरान चले गए और वहाँ एक एजेंट से मिले। बलोची जानते थे, बलोच थे ये, और उस एजेंट ने इनसे पैसे वगैरह तय किए और कहा कि मैं तुम्हें ईरान का बॉर्डर क्रॉस करा दूंगा और ईरान के बॉर्डर से एक और एजेंट तुम्हें रिसीव करेगा और वो फिर तुम्हें तुर्की, जो आजकल तुर्किया है, इसके बॉर्डर से क्रॉस कराता हुआ तुर्की की दूसरी कोने की जो सरहद है, बॉर्डर है, वो क्रॉस कराएगा और उसके बाद फिर से एक और एजेंट मिलेगा। यूं बलूचिस्तान जो ईरान के अंदर वो वाला बलूचिस्तान है, ईरान को यूं समझे इन्होंने आराम के साथ, क्योंकि ज़बान जानते थे इनके लिए ईरान आना जाना कोई मुश्किल नहीं था, ईरान तो इन्होंने आसानी के साथ बॉर्डर क्रॉस कर लिया। जैसे ही ये ईरान का बॉर्डर क्रॉस करके पहुंचे तो एजेंट ने उनको खुदाफिज कहा और एक और एजेंट के हवाले किया। इस बॉर्डर पे जिस एजेंट के हवाले किया गया था वो एक गाड़ी के अंदर कुछ और लोग भी थे जो डंकी के लिए थे, वो उनको लेकर जा रहा था। उस एजेंट की पहले से उससे बात हुई थी, तो ये 2 सवारियां भी उसके हवाले की गई। उस गाड़ी के अंदर कोई 8-9 लोग पहले से भी सवार थे, ये भी उस गाड़ी में सवार हो गए। वो गाड़ी मुख्तलिफ रास्तों से चलती, छुपती छुपाती के नज़रों में ना आए, क्योंकि कहीं पे भी ये चेक हो जाते तो ये तो इलीगल थे, इनके पास कोई भी पासपोर्ट या वीज़ा नहीं था। वो इनको चलाते रहे, गाड़ी इधर उधर घूमती रही, यहाँ तक कि तुर्किया के एक ख़ास जंगल के अंदर, बरबीरान के अंदर, उस गाड़ी ने मेन रोड को छोड़ के एक ऐसे रास्ते का इंतखाब किया जिधर इर्द गिर्द दरख्त ही दरख्त थे और ये जंगल था। वो गाड़ी चलते 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 काफ़ी आगे जंगल के बीचों बीच बनी हुई एक इमारत जो बिल्कुल खाली थी, जिसके 2 कमरे और एक बड़ा सा हॉल था। और इमारत को देख के लगता था कि शायद पहले कभी बनाई गई थी, कभी इस्तेमाल भी की गई हो, लेकिन उसके बाद उसको खाली कर दिया गया था और कई सालों से खाली पड़ी है। लेकिन शायद एजेंट इस छुपी हुई इमारत को, जो जंगल के अंदर थी, जहाँ पे किसी के जाना नहीं होता था, वो इस्तेमाल करते थे। वो गाड़ी वहाँ पे पहुँची और वहाँ उस इमारत के सामने उन्होंने गाड़ी रोक दी और एजेंट बोला, अब आप लोग सारे इसी बिल्डिंग में रुकेंगे, रात के किसी टाइम एक और एजेंट आएंगे 2, अगला सफ़र वो आपसे तय कराएंगे। क्योंकि इन एजेंट के साथ भी पैसों के इनके मामलात हो चुके थे, अब उन्होंने इनको इस जंगल के उस खाली इमारत के सामने उतारा और वहीं से गाड़ी को मोड़कर वापस चले गए। जब ये इस इमारत के अंदर दाखिल हुए, ये शाम का टाइम था और रात उन्होंने वहीं गुजारनी थी। अब जब ये अंदर पहुंचे तो 2 लड़के जो बलोच थे, एक अता और एक हफीज़, वहीं पे एक लड़का जिससे तारुफ हुआ, जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपका तारुफ हो जाता है कि ये लंबा पुरखतर दुश्वार रास्ता इकट्ठे गुजारना है। तो वहीं पे 2 लड़के जो पंजाब से आए थे, अता ने देखा कि 2 पंजाबी भाई भी मौजूद हैं। एक लड़का कुंवारा था और एक पंजाबी भाई ऐसा था जिसकी 25 साल की बीवी भी वहीं पे उसके साथ थी, और एक जिसका नाम उन्होंने वहां पे चाचा रख दिया क्योंकि उसके सर के बाल भी सफ़ेद थे। 50 साल के करीब उसकी शायद उम्र होगी, ये नौजवान थे। उसके साथ उसकी एक बीवी जिसकी उम्र 30 से 35 साल होगी और 11 साल की बच्ची भी थी। 2 पंजाबी लड़के, एक उनके साथ औरत, एक चाचा जिसकी बीवी, जिसकी तकरीबन 30-35 साल की बीवी और 11 साल की बेटी, और एक पठान था, खान। उन्होंने नाम एक दूसरे के साथ जो तय किए, कहानी में भी जो उन्होंने नाम रखे, पठान भाई, पंजाबी भाई। अब ये काफिला कुछ ज्यादा ना था,
उन्होंने कहा कि ऐसे करते हैं, 2 औरतें और एक 11 साल की लड़की है, हम मर्द हैं, सारे लड़के हैं, इनको दूसरे कमरे में बिठा देते हैं ताकि पर्दा रहे और हम यहाँ इस कमरे में बैठते हैं। यूँ चचा की वो फैमिली जिसमें उसकी बीवी और बेटी थी और वो पंजाबी की जो बीवी थी, नौजवान सी, उन दोनों को दूसरे कमरे में जो बिल्कुल साथ ही थे वहाँ बिठा दिया गया और बाकी ये लोग वहाँ पे हो गए। वही खाने पीने की जो थोड़ी बहुत इनके पास खुश्क मेवा जात थे वो इन्होंने खाया, पानी शानी जो बोतलें साथ रखी हुई थी पानी की, अपना पानी पिया। इन्होंने फैसला किया कि यहीं से ही इस अंदाज में कि हम एक शख्स को पहरा देना चाहिए, बाकी सो जाएं। ऐसा ना हो कि हम सारे ही सोते रहें और कोई मसला हो जाए, एक शख्स 2 घंटे के लिए जागे, 2 घंटे के बाद फिर वो सो जाए, किसी और को जगा दे, वो जागे। इस तरह पहरे का काम भी होना चाहिए। अक्लमंदी की उन्होंने। उनमें वो जो खान था, खान भाई, इनसे उम्र में तो शायद 1-2 साल बड़ा था अता से और हफीज़ से, लेकिन वो इस तरह के डंकी पहले भी 3 से 4 दफ़ा लगा चुका था, तो इसलिए वो डंकी जैसी चीज के बारे में बहुत अच्छी तरीके जानता था। ये लोग रात को सोए हुए थे, एक शख्स पहरा दे रहा था कि उसको पहरा देते महसूस हुआ जैसे कोई 2 लोग इसी तरफ आ रहे हैं। वो अलर्ट हुआ और समझ गया, शायद कहा गया था कि रात को 2 एजेंट आएंगे और वो जो आपको आगे लेकर जाएंगे, उन्हीं एजेंट में से कोई आ रहा है। उसने बाकियों को जगाया कि उठो, एजेंट आ गए हैं। और वो 2 एजेंट जो अंदर दाखिल हुए वो नशे में थे और झूम रहे थे। इस अंदाज में खड़ा होना और चलते हुए जिस तरह आ रहे थे, पता लग रहा था कि उन्होंने पी रखी है। एक जो आगे था उसने अपने साइड पर पिस्तौल लगा रखा था और इस अंदाज में कि उसका जो बेल्ट था पिस्तौल का, उसके ऊपर गोलियां लगी हुई थीं। जैसे लोगों को शौक होता है, अपने गले में पिस्तौल का पट्टा लटका लेते हैं, और वो गोलियों से भरा हुआ था और पिस्तौल उसके अंदर लगा हुआ था। और जो दूसरा शख्स था उसने अपनी पैंट के बाहर ही एक खंजर को इस अंदाज में बांध रखा था कि दूर से ही नजर आ रहा था कि एक के पास पिस्तौल है, काफ़ी गोलियां हैं, और दूसरे के पास खंजर मौजूद है। वो दोनों अलर्ट हो गए कि चलें, अब हमारे न्यू एजेंट आ गए हैं, अब वो हमें आगे लेकर जाएंगे। वो जैसे ही आए तो वो जो झूमता हुआ शख्स आगे आ रहा था जिसके पास पिस्तौल था, उसने करीब आते ही पिस्तौल निकाला और सीधा इस तरह तान लिया उन बैठे हुए मर्दों पे कि जो कुछ भी है मुझे निकाल दो, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं गोली मार दूंगा और इस जंगल में मुझसे पूछने वाला कोई नहीं होगा। और वो एक दूसरे की तरफ मुंह पे देखने लगे कि ये क्या है। हम जिसको एजेंट समझ रहे थे, ये तो कोई शायद चोर डाकू आ गए हैं। उसने कहा जल्दी करो। अब एक पिस्तौल को सामने देख के और दूसरा इस अंदाज में आगे बढ़ा, निकालो। वहीं पे पंजाबी ने अपना बटवा, ये कहानी 2011-12 की है मेरे ख्याल में, अपना मोबाइल, अपना बटवा जो कुछ भी था उसने आगे कर दिया। इसी तरह वो एक दूसरे से लेता गया। एक पिस्तौल थामे खड़ा है कि अगर कोई हिलेगा मैं गोली मार दूंगा, और दूसरा जो उसका साथी है जिसको खंजर लगा हुआ है वो पैसे और बटवा इकट्ठे कर रहा है। वहीं पे हफीज ने अता की तरफ ऐसी आंखों से इशारा किया जैसे उसको कह रहा हो कि क्या ख्याल है। सॉरी, 2 पठान थे, मैं एक पठान कह गया, 2 पठान। गिनती क्योंकि आगे मुझे याद आती जाएगी, क्योंकि आगे जो वाकयात इतने ज़्यादा हैं। तो उसने अता को इशारा किया कि क्या ख्याल है। अता ने ऐसे जैसे आंख का इशारा किया कि रुको ज़रा, ये इधर उधर हों, इनकी तवज्जो हटे तो इन पर हमला करते हैं। हफीज़ भी समझ गया। उधर वो इस अंदाज में पिस्तौल लिए हुए कि ये भी हिल ना सकें और दूर चले गए। अगर अभी अब उठता भी तो वो गोली मार देते। उधर वो औरतों के पास गए, उसने चिल्ला के कहा कि जितना कुछ है निकाल दो। औरतों ने, बेचारों ने, 2 औरतें थीं, एक 20-25 साल की, एक 30 साल की, उन्होंने भी उनके पास जो कुछ था निकाल के दे दिया। तो उसी वक्त उन्होंने एक और फरमाइश कर दी। उन्होंने कहा कि ये जो 25 साल की औरत है उसकी तरफ इशारा किया, ये और ये 11 साल वाली लड़की हम अपने साथ लेकर जाएंगे।
अता और हफीज़ तो पहले ही इस इंतज़ार में थे, लेकिन अब तो खून खोलने लगा। वो दोनों बलोच थे, वो जितने भी बुरे थे, बदकार थे, शरारती थे, लेकिन उन्होंने एक बात कही है इमरान बलोच ने, और ये बात सही है। मैं एक सराइकी बेल्ट से ताल्लुक़ रखता हूँ। हम लोग भी जब गुस्से में आते तो हम यही कहते थे, ओ भाई मैं बलोच हूँ, क्योंकि बलोच बहुत ज़्यादा गैरतमंद होते हैं। आप उसको जो भी कह लें, एक कल्चर कह लें, रिवायत कह लें, तहजीब कह लें, बलोच औरत किसी की भी हो, अपनी या किसी और की, उसकी बेइंतहा इज्जत करते हैं, आंखें झुका कर रखते हैं, और औरत किसी के ऊपर कोई उंगली भी उठा दे तो वो जान की परवाह किए बगैर कूद पड़ेंगे और कहेंगे तुमने औरत को हाथ कैसे लगाया। ये बलोच की खासियत है। बलोच इस मामले में बहुत गैरतमंद होता है। इसको कुछ लोग कुछ और नाम देंगे, लेकिन मैं आपको एक वहाँ का वो बता रहा हूँ कि वो अपनी या किसी और औरत की, अपनी औरत हो, रिश्तेदार हो, करीबी हो, या किसी की भी हो, आंख उठाकर नहीं देखेंगे, उसको अपनी बहन और बेटी तस्वर करते हुए उसके सर पे हाथ रखेंगे और उसके मुहाफिज बन जाते हैं। अब मामला था कि दो नशे में धुत लोग फरमाइश कर रहे थे कि ये औरत और ये बच्ची हमारे साथ जाएंगे। तो इससे पहले हफीज़ और अता कुछ करते, वो जो पठान दो लड़के थे, उन्हीं दो लड़कों में से एक पठान ऐसा तैश में आया, उसने कहा तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि लड़की को लेके जाओगे और बच्ची को लेके जाओगे। वो एकदम उसकी तरफ भागा, क्योंकि फासला काफ़ी था, वो दूर खड़ा था, क्योंकि वो औरतों को भी देख रहे थे, और वो इस तरह पिस्तौल लेके खड़ा था कि औरतों की तरफ भी पिस्तौल का रुख कर लेता, मर्दों की तरफ भी कर लेता। पठान जब अपनी जगह से उठ के भागा और जाके उससे टकराने ही वाला था, उसने सीधा उसकी खोपड़ी में गोली चला दी। जब इंसान की खोपड़ी में गोली लगती है तो इंसान कहाँ बचता है, वो तो वहीं पे मौके पे ही दम तोड़ गया। इससे पहले कि वो उसको टकराता और भिड़ जाता, इतनी देर में अता ने छलांग लगाई, जो एक कमांडो की ट्रेनिंग ले चुका था, तेजी से दौड़ा और उसको संभलने का मौका नहीं दिया और उसको जाकर पकड़ लिया, उसके हाथ से पिस्तौल छीनने में कामयाब हो गया। हफीज़ भी वहां पे पहुंच गया, और दूसरा शख्स जो औरतों को उठाने की कोशिश कर रहा था, उसने फौरी तौर पे खंजर निकाल लिया हमला करने के लिए। अता ने फौरी तौर पे उसके हाथ से ना सिर्फ पिस्तौल खींचा, बल्कि उसी शख्स को जिसके हाथ में पिस्तौल था, उसने उसको सीधी गोली मार दी, ऐसी जगह पे कि वो वहीं पे ही ढेर हो गया। और दूसरा शख्स खंजर लेकर हमला करने के लिए आगे बढ़ा ही था कि सीधा अता ने एक गोली उसके बाजू में चलाई। जिस हाथ में खंजर था उसी बाजू में गोली लगी और वो नीचे गिर पड़ा। अब मसला यह था, बेशक जंगल था, लेकिन गोली की आवाज तो दूर दूर तक गई थी। पहली गोली उसने चलाई थी, दूसरी उसके बाद अता ने चलाई थी, एक तो उसको मारी, तीसरी गोली उसके कंधे में मारी थी, 3 गोलियां चल चुकी थी। पठान बोला यह गलत हो गया है, गोली की आवाज नहीं जानी चाहिए थी, अब मैं यहां से फौरी तौर पे निकलना होगा। मैं 3 से 4 दफा डंकी लगा चुका हूं, रास्तों को जानता हूं, जितनी जल्दी हो सके निकलो। सबको कहा तैयारी करो, लेकिन वही पठान बोला रुको, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, ये मेरा साथी है, पठान जो मरा है मेरे साथ आया था, मेरा भाई था, मेरा दोस्त था, इसको मैं ऐसे नहीं छोड़ के जा सकता, इसको यहां पे हम दफना के जाएंगे। यूं उसी खंजर से जो उस शख्स के पास था, वहीं करीब ही एक कब्र को खोदा गया। गीली मिट्टी थी, सर्दियों के दिन थे ये, गीली मिट्टी को खोदा गया, इतना खोद दिया गया कि उसके वजूद को इन लोगों ने उठाया और उस पठान भाई के वजूद को मिट्टी के अंदर रख के बाकायदा दफना के ऊपर कब्र बना दी। उधर वो जो जख्मी शख्स था, उठ नहीं सकता था, जिसके कंधे पे गोली मारी गई थी, अभी तक उसके सामने एक शख्स खड़ा हुआ था कि ये भाग ना सके। अता ने 2 गोलियां उसकी दोनों टांगों में मार दी कि कहीं जाके ये बता ना सके, वरना हमें फंसवा देगा। वो कहता रहा मुझे मारो मत, मुझे मारो मत, लेकिन ये जानते थे इसको छोड़ दिया, बाजू जख्मी है, ये पहुंच गया, ये तो हमारी इतला कर देगा। तो एक एक गोली उसकी दोनों टांगों में भी मार दी ताकि ये कहीं जा ना सके। उसके बाद औरतें और ये लोग बाहर निकल आए। अब उस पठान ने कहा मुझे फॉलो करो, मैं जिस तरह तुम्हें बताता हूं, मैं जानता हूं इस जंगल से निकलने का तरीका यह है कि तकरीबन कोई 3 दिन का रास्ता है, हमें 3 दिन तक मुसलसल चलते रहना होगा। 3 दिन के बाद हम एक ऐसी जगह पे पहुंचेंगे जहां पे बॉर्डर है, और मजीद क्या करना है मैं आगे बताऊंगा। यूं सामान उठा के ये लोग चल पड़े, जंगल में चलते रहे। इन्होंने पूरी एक रात गुजार ली। सुबह शुरू हो गई, सुबह को चलते रहे, दिन को ये थक गए चलते चलते। एक जगह पे बैठे तो हफीज ने एक चॉकलेट निकाली और बच्ची से पूछा जो 11 साल की थी कि बेटा चॉकलेट खाओगी? उसने हाँ, तो उसने फौरन उसको चॉकलेट दी। तो अता उसके पास गया और उसको कहता है चॉकलेट?
भाई तेरे पास चॉकलेट कहाँ से आई है? उसने कहा वो जो चोर थे ना, उनका बैग मैंने चुरा लिया है। तो इन्होंने एक किस्म का ये कहा, ये जोक ही था कि चोरों को भी चोर पड़ गए, कि उसका मैंने बैग, उसमें से जितने भी पैसे थे, चॉकलेट थी, खाने पीने का सामान था, ये सारा मैं ले आया हूँ। और वो उसके साथ पिस्तौल, उसकी गोलियां और खंजर भी साथ ले आए थे। अब ये काफिला ऐसे ही चलता रहा। दूसरा दिन भी जंगल में दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरते हुए, और उन जंगल में कई उनको हड्डियां नजर आईं जो ये कहना मुश्किल था ये किसी इंसान की हैं या किसी जानवर की। वाहिद एक इंसान की खोपड़ी ही है जिससे पहचान होती है कि ये इंसान था। ये खोपड़ी बताती है, कभी इस खोपड़ी पे किसी का चेहरा था। जानवर की खोपड़ी डिफरेंट होती है। उनको जितने भी हड्डियां मिली, जैसे टांगे हों, बाजू हों, लेकिन खोपड़ी नहीं थी। तकरीबन 3 दिन चलते चलते उनकी हालत ख़राब हो चुकी थी और मुसलसल आगे कितना चलना था। उन्होंने पठान भाई से कहा, पठान भाई आपने कहा था 3 दिन का सफ़र है, ये तो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। उसने कहा देखो मैंने कहा था मेरा अंदाज़ा है, मैं एजेंट नहीं हूँ, क्योंकि उस जगह पे बैठते तो वो हमारे लिए ख़तरा हो गया था। ये तो आप भी समझते हैं। अता ने कहा बिल्कुल ठीक है, गोलियां चली थी और गोलियों की आवाज़ गई होगी, यकीनन सी बात है अलर्ट हो गए होंगे, और वहाँ पे अगर हम पकड़े जाते वो खौफनाक था, वो निकलना ठीक था। अब ये बात भी सही थी, पठान का भी एक अंदाज़ा था कि मैं एक अंदाजे से लेके जा सकता हूँ, 3 से 4 मेरी डंकियाँ हैं इन्हीं रास्तों से, लेकिन ये तो नहीं पता कि परफेक्ट रास्ता यही है। 4 दिन हो गए, थोड़ा थोड़ा पानी पीते हुए खाते हुए वो आगे बढ़ रहे थे कि आज आसमान पर बादल आ गए। तो पठान बोला आसमान पर बादल हैं, जल्दी चलना होगा। शायद कुदरत को कुछ मंजूर था कि सामने ही उनको एक पहाड़ नजर आया। उसने कहा जल्दी चलो, पहाड़ आ गया है, इसके साथ ही एक नदी है, हमें जल्दी से इस पहाड़ के ऊपर चढ़ के जाना है और ऊपर रहना है, नीचे नहीं रह सकते। वो लोग समझ ना सके कि इसकी क्या वजह है, पहाड़ पे क्या करना है। उसने कहा मैं बाद में बताऊंगा, अभी टाइम नहीं है, फिर हम नीचे उतर कर आएंगे। यानी बारिश से बचने के लिए वो कह रहा था कि हमें पहाड़ पे चलना है। खैर ये लोग पहाड़ पे चलते गए और जैसे ही वो उस जगह पे पहुंचे जहां पे एक साइड पे नदी थी और एक साइड पे पहाड़ का एक ऐसा हिस्सा था जो गीला हो चुका था कि किसी टाइम भी इनका पांव वहां से फिसल सकता था। इसलिए पठान भाई ने कहा एक दूसरे के हाथ इस अंदाज में पकड़ लो कि कोई स्लिप ना हो जाए, क्योंकि ये जिस जगह से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं यहां पे पांव स्लिप होने का बहुत ज्यादा खतरा है। अब वहां पे चाचा ने अपनी बीवी का और अपनी 11 साल की बेटी का हाथ पकड़ लिया। वहीं पे 2 पंजाबी भाई थे, एक ने अपनी बीवी का हाथ पकड़ लिया और बाकी भी एक दूसरे को इस तरह हाथ पकड़े हुए आगे चल रहे थे कि हाथों का सहारा रहे। वो उस नदी जहां पे एक बहुत बड़ी आबशार बह रही थी, और वो एक बहुत बड़ी नदी बन गई थी। आबशार इस तरह की थी कि पहाड़ के काफी ऊंचाई से पानी गिर रहा था, उसका शोर दूर दूर तक सुनाई देता था। इसलिए ही उस पठान भाई ने उस शोर को सुन के कहा था कि हमें इस सिमत जाना है, लगता है शोर वहां से आ रहा है, इस तरफ नदी है। और तभी वो नदी के किनारे पहुंचे थे। अब वो एक ऐसे रास्ते पे चल रहे थे जिस रास्ते पे चलते चलते वो उस पहाड़ की चोटी पे पहुंचते, लेकिन एक तरफ नदी थी, दूर से आबशार की आवाज़ थी और एक फिसलन थी। वो केयर के साथ चलते हुए आगे जा रहे थे कि वहीं पे वो जो पंजाबी लड़का जिसने एक हाथ अपनी बीवी का पकड़ा हुआ था और एक हाथ चाचा का पकड़ा हुआ था, वो चाचा जिसकी वो 30-35 साल की एक बीवी थी और 11 साल की बेटी थी। नाम तो किसी को कोई नहीं पूछता कि तुम्हारा नाम क्या है। ऐसे जो दुश्वार गुजार रास्ते होते हैं वहाँ पे कोई किसी को सच्चा नाम नहीं बताता, फेक नाम ही बताते हैं। तो यहाँ पे किसी ने एक दूसरे को नाम नहीं बताया था, बस यही नाम रख लिया था, पठान भाई, पंजाबी भाई या चाचा। कि वहीं पे उस पंजाबी का एहतियात से चलने के बावजूद ऐसा पाँव फिसला कि वो इतनी तेजी से नीचे गिरा कि उसने जो हाथ मजबूती से चाचा का थाम रखा था, झटके से उसने
चाचा को भी खींचा अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि उसका पाँव इस तरह स्लिप हुआ था कि उसने कहा मैं अपने आप को बचा सकूं, बैलेंस वो खो चुका था। और उसने जब चाचा को खींचा तो चाचा भी उसी के साथ नीचे की तरफ चला गया। चाचा ने दूसरा हाथ छोड़ दिया, वरना वो किसी बीवी और बेटी को भी साथ ले जाता। अब वो दोनों जब गिरे हैं तो वो पंजाबी लड़का, क्योंकि झटके से गिरा था, उसका पाँव बहुत बुरी तरीके से फिसला था, इसलिए वो इस अंदाज में नीचे गया कि संभल ही ना सका। उसका सीधा सर एक बड़े से पत्थर पे जाके लगा और उनकी आंखों के सामने ही एक जोरदार आवाज पैदा हुई। और इतनी ऊंचाई से गिरते हुए जब सर एक जोरदार पत्थर पे गिरा था तो खोपड़ी उसकी फट गई थी, वहीं पे ही वो मर गया था। लेकिन चाचा के साथ ये हुआ कि चाचा जो उसके साथ ही नीचे गिरा था, उसका घुटना टूट चुका था और चाचा की कराहने की आवाज आ रही थी, जिससे पता लगा कि एक मुर्दा हालत में पड़ा है, सर उसका फटा है, और दूसरा कराह रहा है, वो जिंदा है। उसकी बीवी और बेटी रोना शुरू हो गई। वहीं पे अता ने और बाकियों ने मिलके जो कपड़े वगैरह थे उनके, औरतों के दुपट्टे भी, उनको इस अंदाज में बांधा कि इसको नीचे तक पहुंचा सकें और चाचा को कहें कि वो इसको मजबूती से थाम ले और हम उसको ऊपर खींच सकें। ऐसा ही किया गया कि रस्सों को, दुपट्टों को, कपड़ों को बांध के नीचे तक पहुंचा दिया गया और चाचा को कहा अब इसको मजबूती से थाम लो। चाचा ने उसको तो थाम लिया और जब चाचा को ऊपर खींचा गया तो उसकी टांग जैसे जैसे टच होती उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकलती, जिससे पता लगता था वो शदीद तकलीफ में है। लेकिन जैसे कैसे मुश्किलों से उसको ऊपर खींच दिया गया। अता और हफीज ने और पठान भाई ने यह फैसला किया था कि नहीं, चाचा की बीवी और 11 साल की बेटी हमारे साथ है, वो हमारी बहनें हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम इनको छोड़ के जा सकें। चाचा तो अब चलने के काबिल नहीं थे, बोले मुझे छोड़ दो यहां पे, तुम लोग जाओ। वो बोले क्या हो गया चाचा, इस सफर में आप हमारे साथ हो, अभी तो पता नहीं कितना दुश्वार गुजार रास्ता हमने गुजारना है, ये कैसे हो सकता है हम आपको छोड़ के जाएं, हम आपको साथ लेके जाएंगे। वहीं पे पठान ने कहा जल्दी करो, बारिश किसी भी लम्हे हो सकती है, ऊपर चढ़ो। यूं चाचा को थामे हुए, संभाले हुए, सहारा देते हुए सारे जैसे कैसे पहाड़ के ऊपर तक पहुंच गए। वहीं पे पठान भाई बोला जल्दी से मेरी मदद करो। वो खंजर जो उनके हाथ में था, उस खंजर से उसने लकड़ियां काटनी शुरू कर दी इस अंदाज में जैसे जानता था, और काफ़ी ज़्यादा मिलके उन्होंने इस तरह लकड़ियां काट लीं कि उसके बाद डंडे लगाने शुरू कर दिए, जैसे एक छोटी सी आर्जी तौर पे लकड़ियों की झोंपड़ी बनाई जाती है कि बारिश से बचा जा सके। पत्तों टहनियाँ तोड़ के उस झोंपड़ी पर डाल दी गई और ये लोग उस झोंपड़ी के अंदर चले गए। अब वो इतनी जगह बन चुकी थी, इन्होंने 2-3 घंटे लगा के एक ऐसी आर्जी झोंपड़ी बना ली थी जिससे बारिश के कतरे तो अंदर गिरते लेकिन वो तेज बारिश से बच जाते। चाचा जो जख्मी हालत में था, जो मुसलसल करा रहा था, एक तो उसकी उम्र ऐसी थी, ऊपर से उसका घुटना टूट चुका था, जख्मी भी था, उसको चोट भी लगी हुई थी घुटने पे और टूटा हुआ भी था, हड्डी टूट गई थी। वो बड़ी मुश्किलों से चाचा को उठाकर लाए थे और वहीं पे जब वो छोटी सी झोंपड़ी बना के सारे अंदर बैठ गए, चाचा को लिटा दिया गया और औरतों को एक साइड पे कर दिया गया, बच्ची को भी और औरतों को भी। ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि सारे अंदर बैठे हुए डर गए। ऐसी खौफनाक मूसलाधार बारिश वो कहते हैं हमने जिंदगी में नहीं देखी थी। वो वाकई पठान भाई जानता था कि अगर ये झोंपड़ी ना बनाई जाती तो हम लोगों का बुरा हशर हो जाता। वो सर्दियों की एक ऐसी भयानक बारिश थी जिस पे सारे ठटर रहे थे। वहीं पे उसने पहले ही अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए कहा था खुश्क लकड़ियाँ इकट्ठी कर लो और झोंपड़ी बनाते हैं। और वो खुश्क लकड़ियाँ जलाए उस झोंपड़ी में इस तरह बैठे थे कि सर्दी से, उस तेज़ होती बारिश से भी बच पा रहे थे और अपने वजूद को गर्म रखने के लिए आग भी जलाई हुई थी। और सब पठान भाई को कह रहे थे तुमने अक्लमंदी की, उसका शुक्रिया अदा कर रहे थे कि इस झोंपड़ी ने तो बचा लिया, वरना इस बारिश में हमारा क्या होता। सफ़र करना तो दूर की बात है, हमें तो नमूनिया हो जाता, हम बीमार हो जाते। काफ़ी देर बारिश होती रही। कई घंटों के बाद जब बारिश रुकी तो पठान भाई ने कहा अता, हफीज़, आओ मेरे साथ।
वो उनको लेके दोनों को पहाड़ के एक ऐसे हिस्से पे आया और कहा नीचे झांक के देखो। जब उन्होंने नीचे देखा तो वो दोनों की आंखें खुली की खुली रह गईं। नीचे इतना पानी भरा हुआ था कि जो कई घंटों तक बारिश हुई थी, ऐसे जैसे सैलाब आ गया हो। उन्होंने कहा देख लिया, अगर हम ऊपर पहाड़ी तक ना पहुंचते, सफर अब भी हमने वहीं नीचे से ही शुरू करना है। ये कल तक ये पानी खत्म होगा जो जमा हुआ है। अगर हम नीचे होते तो हम डूब चुके होते। और तभी उन्होंने दाद दी कि इसका मतलब है आपका तजर्बा बताता है तभी आपने हमें बचा लिया, अगर हम वाकई जंगल में होते तो हम तो पानी में डूब चुके होते। वो रात उन्होंने उस झोंपड़ी में इस अंदाज में गुजारी कि बारी बारी पहरा देते रहे। एक शख्स पहरा देता और बाकी सो जाते। अब उनके पास एक पिस्तौल भी था, गोलियां भी थीं और खंजर भी था। सब तो सोने की कोशिश में कर रहे थे। मुसलसल कई दिनों का सफर था जिसमें 11 साल की बच्ची भी थी। पाँव पे इतने छाले हो जाते हैं कि जिसको कांटों पे भी नींद आ जानी चाहिए। सब सो गए थे। वो बीवी भी सो गई थी जो दुखी थी, अपने शौहर के लिए रो रही थी। एक वो बीवी भी जिसका शौहर सर फटने से मर चुका था। एक और पंजाबी भाई तो साथ था, लेकिन वो पंजाबी भाई जिसकी वो बीवी थी उसका शौहर सर फटने से मर चुका था। और एक मुसलसल रोई जा रही थी जिसका शौहर घुटना टूटा हुआ था। आगे सफ़र कैसे तय करेगा। चंद लम्हों के कई घंटे तक वो भी रोती रही, लेकिन चंद लम्हे ऐसे भी आए कि वो भी सो गई। जब सुबह उठे उन्होंने खाना पीना जो कुछ भी था अपने पास वो अपना खाया पिया। अब वो एक दूसरे को इस तरह केयर कर रहे थे जैसे वो एक फैमिली बन चुके हों। एक जंगल जिसके बीच में एक छोटी सी आरजी बनाई गई झोंपड़ी जहां पे उन्होंने रात गुजारी थी आग जलाकर। वो रात सारी एक कराहने की आवाजें उस चाचा की थी जो शदीद तकलीफ में था। जब सुबह हुई वो नाश्ता क्या था, वो हल्का फुल्का जो खुश्क मेवा जाते खा चुके। तो चाचा ने ख्वाहिश का इजहार किया। अता और हफीज को कहा क्या मुझे आबशार के पास लेके जा सकते हो। वो बोले चाचा क्या हो गया है, आबशार के पास क्या करना है। उसने कहा मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे आबशार के पास लेके जाओ, मैं पानी को देखूं, मेरा दिल थोड़ा सा बहल जाएगा। वो एक ऐसी फरमाइश कर रहा था जो वो समझ भी ना पाए। बीवी भी हैरान हो गई, अब क्या कह रहे हैं। कह रहा मुझे कुछ देर के लिए बाहर लेके जाओ, मेरा इस झोंपड़ी में दम घुट रहा है। उन्होंने चाचा को खैर उठाया, उसको सहारा दिया, लकड़ी भी चाचा को दी जिसे वो सहारा ले। उसने लकड़ी का लिया, उन्होंने भी उनको पकड़ लिया। अभी 2 पंजाबी लड़के थे। सॉरी मैंने कहा ना गिनती का आगे पीछे हो जा सकता है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था। जैसे जैसे आगे वाकयात बढ़ते जाएंगे तो इंसान कम होते जाएंगे तो मुझे गिनती का सही अंदाज़ा होगा। उन्होंने भी जब कहानी सुनी तो उनके साथ भी यही होता। तो अभी 2 पंजाबी लड़के थे। एक जो तीसरा था वो मर चुका था, जिसकी जो बीवी थी उसकी खोपड़ी जो थी वो खुल गई थी। नहीं सॉरी मैं गलती कर रहा हूँ। जो ये मेरी मिस्टेक है। जिसकी खोपड़ी फटी थी और वो नीचे पानी में नदी में मर गया था उसकी बीवी नहीं थी, वो कुंवारा लड़का था। जिसकी अभी बीवी थी वो लड़का अभी जिंदा था। सॉरी ये मुझे याद आ गया। खैर चाचा को लेकर वो उसकी फरमाइश पे बहुत ज़्यादा जब आबशार की तरफ लेकर जा रहे थे तो चाचा ने एक बात कही अता, हफीज़ और पठान भाई से, हम इस रास्ते में जब निकले हैं तो इस तरह बन गए हैं जैसे एक ख़ानदान के लोग हों। जिस तरह हम एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं ऐसे हैं जैसे फैमिली के लोग हों। मेरी टांग टूट चुकी है, सफ़र बहुत लंबा है, दुश्वार गुजार भी है, पता नहीं आगे क्या हो। अगर मुझे कुछ हो गया रास्ते में तो मैं तुम तीनों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, क्या मेरी बेटी और मेरी बीवी का ख्याल रखोगे। अता बोला ए चाचा क्या बोलता है तू, अरे कुछ नहीं होगा तेरे को, हम हैं ना, वो हमारी बहन है, वो हमारा छोटा बहन है, कोई मसला नहीं है। उन्होंने चाचा को हौसला दिया कि ऐसी बातें मत करो, कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें साथ लेके जाएंगे, तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे। चलते चलते वो उस जगह पे पहुंच गए जहाँ पे चोटी पे ही थे, अभी नीचे नहीं उतरे थे। एक आबशार की एक जगह थी, वहाँ पे चाचा को बिठा दिया। चाचा आबशार को देखता रहा और कहा कुछ देर अब मुझे यहाँ पे बैठा रहने दो। चाचा कुछ देर आबशार के करीब बैठा रहा और वो लोग भी बातें करते करते थोड़े से दूर गए तो चाचा ने एक आवाज़ लगाई, मैं तुम लोगों पे अब बोझ नहीं बनना चाहता, मुझे पता है अब मैं सफ़र जारी नहीं रख सकता,
इसीलिए इस आबशार पे आया हूं, मुझे माफ कर देना। मैं अपना बोझ अब नहीं उठा सकता, और कब तक तुम मेरा बोझ उठाओगे? लंबा बहुत रास्ता है, रास्ता बहुत लंबा है। मेरी बेटी और मेरी बीवी का ख्याल रखना। इससे पहले कि वो कुछ समझ सकते, चाचा ने उसी वक्त छलांग लगाई और नीचे कूद गया। वो इतनी बुलंदी से गिरा था कि नीचे जाके जब गिरा, वो कहां बचना था। वो उसी वक्त सर पकड़ के खड़े हो गए कि चाचा ने हमें शायद इसलिए रास्ते में कहा था हमारी बेटी का ख्याल रखना, बीवी का ख्याल रखना। चाचा पहले ही फैसला कर चुका था। इसका मतलब है रात के टाइम ही उसने सोच लिया था कि मैं मजीद इन पे बोझ नहीं बनूंगा। वो जानता था अब तो वो चल ही नहीं सकता था, और कितने दिनों तक चलना था। वो तीनों सर झुकाए हुए उधर पहुंचे तो एक पंजाबी को कहा, वो जो 11 साल की बच्ची थी, इसको लेकर ज़रा साइड पे जाओ। वो उसको लेकर, आओ बेटा, उसको लेकर साइड पे गया तो उसकी बीवी को यह खबर सुनाई गई कि हम दिल से माजरत ख्वाह हैं, चाचा ने अपनी जान दे दी है। शायद वो रात जो तकलीफ में कराहता रहा है, रात को ही उसको पता लग गया था कि आगे मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, और किसी पे बोझ नहीं बनना चाहता था। हमारे लिए वो कतन बोझ नहीं था, हम तो आगे भी उसको उठाकर चलते। लेकिन पता नहीं क्यों उसने ये फैसला किया और सिर्फ इतना कहा, हमारा पीछे भी कोई नहीं है, इसलिए डंकी लगा के आगे जा रहे हैं, शायद वहीं कुछ नसीब बन जाए। तो मैं इतना कहूँगा मेरी बहन जो अब धाड़े मार कर रो रही थी कि घबराओ मत, चाचा चला गया तो कोई बात नहीं, हम बलोच है। आज से आप मेरी बहन हो और ये मेरी छोटी बहन। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम बलोच जब ज़बान देते हैं तो जान भी दे देते हैं। जब तक मैं ज़िंदा हूँ अपनी दोनों बहनों की हिफाजत करूँगा, और मेरी ज़ात से जो हो सकेगा मंजिल मकसूद तक पहुँच के मैं अपनी बहनों के लिए जो भी कर सका, ये मेरा वादा है, मैं करूँगा। आप दोनों ने अपने आप को अकेला नहीं समझना। बीवी थी, शौहर मर चुका था, काफ़ी देर रोती रही, आखिर चुप होना था। मरने वाले के साथ मरा तो नहीं जाता, अब सफ़र को जारी तो करना था। पठान ने कहा, पठान भाई ने, क्या ख्याल है, सफ़र को जारी किया जाए? और यूं फिर से ये काफिला रवाना हुआ। पहले ये पहाड़ के नीचे उतरे, इंतज़ार करते रहे। पानी जब पहाड़ के नीचे जो जमा हो चुका था, एक बहुत बड़ा सैलाब की तरह का मंजर था, वो पानी आहिस्ता आहिस्ता निकल गया। लेकिन अगर वो उसी वक्त मौजूद होते तो डूब जाते। इन्होंने फिर से चलना शुरू किया। अब मसला ये था, अब किस सिमत जाना है, अब किस तरफ जाना है, कोई नहीं जानता। और ये तुर्किया के अंदर ही मौजूद थे। फिर से ये चलते रहे। खाने पीने का सामान ख़त्म हो रहा था। एक और दिन चले, दूसरा दिन पैदल चले, यहां तक कि तीसरा दिन पैदल चले। चलते 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 11 साल की बच्ची, उसकी 30-35 साल की माँ, अता, हफीज़, पठान भाई, और पठान भाई अपने एक दोस्त को खो चुका है। पंजाबी एक लड़का जा चुका है जिसका सर फट चुका है। चाचा खुदकुशी कर चुका है, अपने आप को मार चुका है। अब 2 पंजाबी, एक जिसमें कुंवारा है और एक शादीशुदा जिसकी 20-25 साल की बीवी उसके साथ है। ये काफिला चल रहा है। खाने पीने का सामान शेयर कर रहे हैं, एक फैमिली बन चुके हैं। एजेंट होता तो हर कोई अपने काम से काम रखता, एजेंट आगे पहुंचाता और ये पैसे देते जाते। अब इनके पैसे, खाना पीना सब कुछ एक हो चुका था। वो 2 बलोच लड़के और वो पठान इस तरह इकट्ठे हो गए थे कि अब हमने इस काफिले को, छोटे को काफिले को लेकर चलना है। चलते रहे, चलते रहे, यहां तक के थक गए। एक जंगल से में पहुंचे, भूख से बुरा हाल हो गया। वहीं पे एक दरख्त ऐसा ढूंढा जिसकी छांव में जाकर नीचे ये बैठे। हफीज और पठान, अता और पठान साइड पर गए। पठान ने अता को कहा, मेरी बात सुनो। अता साइड पे हुआ और कहा, सबका खाना पीना तकरीबन ख़त्म हो चुका है क्योंकि हमने बांट के खाया है। अब एक ही हल है, हमें जंगल में शिकार करना होगा और कुछ लाना होगा, सब भूखे हैं। उन्होंने पिस्तौल उठाया और जंगल की तरफ निकल पड़े। तकरीबन 3 से 4 घंटे चलते रहे। जंगल में कोई भी शिकार ना मिल सका जिसको वो शिकार कर सकें, और परेशान हो गए कि अब क्या करें, भूख से बुरा हाल है, उधर वो भूखे हैं, अभी तो कई दिनों तक आगे चलना है। यूं जब वो मुड़ने लगे तो पठान भाई की निगाह एक जानवर पे पड़ी, जो एक छिपकली की तरह जानवर होता है जिसको गो बोलते हैं, बड़ी सी होती है गो।
दो गो बड़ी बड़ी मोटी तगड़ी सी आपस में लड़ रही थी। वहीं पे पठान भाई ने अता को देख के कहा, अता तुम्हारा निशाना कितना अच्छा है। उसने कहा बहुत अच्छा है। क्यों? उसने कहा निशाना लो, इन दोनों को उड़ा दो। उसने कहा क्यों? हमें मार के क्या मिलेगा, तुम अमल तो करो। यूं अता ने निशाना लेके उन दोनों को मार दिया। कहा ये लो मार दिया, अब क्या करना है। उसने कहा देखो भाई, पहले दौर में गौ को भी खाया जाता था। अरबी लोग तो इसको खाते थे, वक्त के साथ साथ इसको कम कर दिया गया। जंगों में भी गौ जब मिलती थी, गौ को पकाकर खाया जाता था। तो अब मसला ये है, जान बचाने के लिए ये हलाल जानवर है, हम इसको खा सकते हैं। तो पहले अता थोड़ा सा अजीब सा हुआ, कुछ देर सोचने के बाद बोला हाँ बात तो सही है, अगर हमने ना खाया तो हम तो मर जाएंगे। आप सही कह रहे हो, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, वो भी भूखे हैं, शिकार के लिए हम निकले हैं, ना खाया तो मर जाएंगे, तो क्या करें। और वैसे भी अता ने कहा जिंदगी बचाने के लिए सांप क्या हराम चीज भी खानी पड़े तो आपको इजाजत है, आप जिंदगी बचा लें, आप खाएं। तो ये तो आप बता रहे हो हलाल है, तो ठीक है। उन्होंने उस खंजर से दोनों को काट पीट के इस तरह किया कि पता ना लग सके ये कौन सा जानवर है। उन्होंने कहा हम दोनों तो जानते हैं ये गो है, उनको पता ना लगे ये कौन सा जानवर है, शायद वो ना खा सकें। यूं उसको इस तरह टुकड़े करके ले गए। उधर जब पहुंचे तो उनको कहा हम खरगोश को मार कर लाए हैं, उसकी खाल वगैरह उतार के लाए के उसका जिस्म लेके आए हैं। वहीं पे उनको लकड़ियों के अंदर डाला गया, उनके टुकड़ों को, और आग पे पकाया गया उस गो को, और बैठ के उन लोगों ने पेट भर के खाना खाया। खाना वो खा चुके और सो गए। सुबह उठे, फिर से काफिला रवाना हुआ। मजीद 2 दिन खतरनाक रास्तों से छुपते छुपाते, कुछ रेस्ट करते चलते, फिर रेस्ट करते चलते 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 3 दिन हो गए। अभी तक जंगल के अंदर भटक रहे हैं। इतने बड़े बड़े जंगल होते हैं, आप पैदल चल रहे हैं, आप दौड़ तो सकते नहीं, और छुप छुप के चलना होता है। जरा कोई आर्ट महसूस है, आपको बैठ जाना होता है, रुक जाना होता है, तो डर डर के जो चलना होता है वो तो स्पीड और स्लो कर देता है। वो चलते चलते एक जगह पे एक बकरी की आवाज सुनाई दी। अब वो खुश हो गए कि हम किसी आबादी के करीब पहुंचे हैं। जंगल से थोड़े ही फासले पे उनको नजर आया एक बूढ़ा जिसकी बकरियां फिर रही थीं, और सामने उसका मट्टी का बना हुआ घर नजर आ रहा था। इन्होंने बाकी लोगों को पीछे बिठा दिया और कहा तुम लोग दूर रहो, इसके सामने ना आओ। अता, हफीज और पठान भाई चलते हुए उसके पास गए। 2 पंजाबी भाई और खवातीन उधर रहीं। जब वो वहां पहुंचे तो टूटी फूटी फारसी में बात की, क्योंकि जब उससे बात करने की कोशिश की तो वो एक और ज़बान बोल रहा था जो पठान समझ ही ना पाया। और वहीं पे अता और हफीज़ को थोड़ा सा समझ आ गया, तो फारसी बोल रहा है। जब वो मदरसे में पढ़ने के लिए गए थे कराची में, तो उन्होंने थोड़ी बहुत फारसी सीखी थी, तो उनको समझ आ गई ये फारसी में बात कर रहा है। उन्होंने उनसे फारसी में कहा कि हम मुसाफिर हैं, हमें खाना चाहिए, आप हमें खाना दे दें। उस शख्स ने इंतहाई गुस्से का इजहार किया और कहा कोई खाना नहीं है, निकलो यहाँ से, तुम लोग आते हो मेरी बकरियों को नुकसान पहुँचाते हो। और टूटी फूटी फारसी में समझ आ रही थी, जिससे इतनी समझ आ रही थी कि गुस्से में है। उन्होंने जेब से पैसे निकाले, कहा ये लो पैसे ले लो, इसके बदले हमें खाना दे दो। मुसाफिर को तो वैसे ही खाना खिलाया जाता है, तुम नहीं खिला सकते, पैसे लेके पास दो। उसने पैसे उठा के फेंक दिए। वो शदीद गुस्से में आ गया। तो वहीं पे हफीज़ ने कहा तुम लोग इससे बात करो, मैं ज़रा आता हूँ। अब अता ने कहा तुम लोग इससे बात करो, मैं ज़रा आता हूँ। अता चला गया। हफीज़ क्योंकि पढ़ाई में ज़रा ज़्यादा अच्छा लिखा था, मदरसे में उसको ज़रा ज़्यादा फारसी आती थी, वो अब उसके साथ कोशिश कर रहा था। उसने पैसे उठा लिया, काफ़ी मिन्नतें की, तो वो इतना गुस्से में आ गया उसने डंडा उठा लिया इस अंदाज में जैसे उनको मारने लगा उस डंडे से। अब उससे लड़ तो नहीं सकते थे उस बूढ़े से, परदेसी थे, वो किसी को बुला लेता मदद के लिए, इनके लिए मुश्किल बन सकती थी। तो ये लोग चुप करके वापस आ गए। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो रास्ते में ही अता खड़ा था और उसने बकरी अपने गले में इस तरह उठाई हुई थी, कंधे पर डाली हुई थी। उन्होंने पूछा ये क्या है? उसने कहा खाना है। अरे तुमने चोरी कर ली? उसने कहा भाई पैसे तो दिए हैं उसको, जब वो पैसे लेने को भी तैयार नहीं है तो क्या करें, ज़िंदगी नहीं बचानी, मर जाए इस तरह भूख से। वो आखिरी जो खाया था खरगोश, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है।
खैर वो बकरी लेकर गए। उन्होंने कहा इसके पहले कि हम बकरी आधी पकाएं, पूरी पकाते हैं। जैसे कैसे उस बकरी को उन्होंने भून के उन्होंने खाया, पेट भर के खाया कि पूरी खा लो और इसको हम साथ भी कल तक ले जाएंगे। बकरी वगैरह खा के रात को वहीं पे ही वो उस जंगल में सो गए और एक शख्स को पहरे के लिए लगा दिया। बारी बारी सारी पहरा देते रहे। वो पंजाबी भाई का पहरा था जिसकी बीवी भी साथ थी, उसकी ड्यूटी लगी थी पहरे को। और सुबह सबको उसने उठाया कि सुबह हो गई, चलने का टाइम हुआ है, बकरी जो बची है वो खाओ और चलते हैं। अच्छा रुको मैं ज़रा हाजत कर लूँ। उसी ने कहा, उस पंजाबी ने जिसकी 25 साल की बीवी भी साथ थी। वो हाजत करने के लिए थोड़े ही फासले पे गया तो वहीं पे जैसे ही ज़मीन पे बैठा, बेनतहा पत्ते पड़े हुए थे और पत्तों पे उसको नज़र ही ना आया वहाँ पे एक जहरीला सांप छुपा हुआ था। जैसे ही जाके अभी ज़मीन पे बैठा ही था कि उसी लम्हे उसके मुंह से चीख निकली। ये भागते हुए गए तो तब उन्होंने देखा उसके पाँव के पास 2 सांप के दांतों के निशान थे। सांप उसको डस चुका था और वो चीख भी उसके मुंह से ऐसे निकली थी। जैसे ही उसने देखा कि सांप ने उसको काट लिया है तो उसने चीख मारी थी। उन्हें जल्दी से उसको उठाया और उठाकर एक जगह पर लिटा दिया। पठान भाई ने अता और हफीज़ को बुलाया और कहा, मैंने सांप को देख लिया है, वो इंतहाई जहरीला सांप है, अब ये भी हम में नहीं रहा। ये इस वक्त तो जिंदा है लेकिन शायद 1-2 घंटे के बाद ये मर जाएगा, ये नहीं बच सकता क्योंकि मैंने उस सांप को देख लिया है। सांप को तो अता और हफीज़ ने भी देख लिया था लेकिन वो नहीं जानते ये कितना जहरीला सांप है, वो जान चुका था। उसको उन्होंने वहीं पे लिटा दिया। कोई 40-50 मिनट के बाद उस लड़के की चीखने की आवाज़ आई, मेरी मदद करो। ये उसके करीब गए, उसकी बीवी बैठी ऑलरेडी रो रही थी, शौहर था उसका। उसके नाक से, उसके कानों से, उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो गया था। कानों से भी खून निकल रहा था, नाक से भी, मुंह से भी। उसका जहर मुकम्मल तौर पे अपना असर कर चुका था। और उसी वक्त उस लड़के ने कहा, मैं जितनी तकलीफ में हूं तुम लोग सोच भी नहीं सकते, मैं जिंदा नहीं बचूंगा ये तो मुझे पता लग चुका है, मेरे ऊपर एक रहम करो, मुझे गोली मार दो, नहीं तो मैं जितनी तकलीफ में मैं हूं, जिस तरह मैं मरूंगा ये मेरे लिए बहुत खौफनाक हो जाएगा, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे गोली मार दो। अता ने कहा, नहीं हम गोली नहीं मार सकते। तो उसी वक्त पठान भाई ने पिस्तौल लिया और सीधी उसको खोपड़ी में गोली मार दी। वो बीवी जो पहले ही रो रही थी, जब उसने देखा उसके शौहर को खोपड़ी में गोली लगी है तो वो और चीख चीख के लिपट गई उसके वजूद से। पठान भाई बोला, वो सही कह रहा था, वो तकलीफ में था, हमारा साथी था, ये हमारी बहन है, मैं उसको ना मारता तो वो बहुत शिद्दत से मरता, कम अज़ कम मरना तो उसने था। वो सांप जहरीला था, तुम देख नहीं रहे, उसके होंठों से, उसके कान से, उसके मुंह से खून आ रहा है, लेकिन वह बहुत तकलीफ में, मजीद कुछ घंटे और तकलीफ में गुजारता, उसका मरना बेहतर ही था। अब दूसरी खातून, पहली तो चाचा की बीवी थी और बेटी थी, वो तो पहले ही बेवा हो चुकी थी, वो बेटी यतीम हो चुकी थी। अब दूसरी भी बेवा हो गई, उसका शौहर भी मर चुका था। अब ये यहां से रवाना हुए। अब जंगल क्रॉस करके एक ऐसे रेगिस्तान की तरफ, एक ऐसे मैदान की तरफ ये चल पड़े थे जहां पे कोई दरख्त नहीं था, वीरान बंजर ही बंजर ज़मीन थी। जैसे चोलिस्तान रेगिस्तान होता है, रेत ही रेत होती है, यहाँ पे रेत तो नहीं थी लेकिन दूर दूर तक बंजर ही बंजर ज़मीन थी। ये लोग चलते रहे यहाँ तक के खाना तो जो था वो बकरी को खाते रहे। 3 दिन मज़ीद चले कि इनका खाना ना सिर्फ ख़त्म हो गया बल्कि सुबह सुबह जब इन्होंने पानी की जो बोतलें थीं वो खोली तो पता लगा कि 2-2 घूंट रह गए हैं। अब जितने लोग बच गए थे सब ने सिर्फ 2-2 घूंट पिए और आखिरी 2 घूंट के लिए जब बोतल अता के हवाले की गई, अताउल्लाह के, तो उस वक्त सिर्फ 1 घूंट भी नहीं बच सका था। 1 घूंट से भी कम पानी था, अता ने वो पानी पी लिया, बाकियों ने 2-2 घूंट पिए थे। अब पानी की तलाश में चलते रहे, सुबह से पानी पिया हुआ, चलते चलते दोपहर हो गई और इतनी आगे चले गए कि अता ने एक जगह पे रुक के कहा, रुको, मैं अब मजीद नहीं चल सकता, प्यास से मेरी बुरी हालत है, तुम लोग जाओ, मुझे छोड़ दो। हफीज एकदम आ गया, कहता, तेरा दिमाग खराब है, तू मेरी जिंदगी का साथी है, जीना मरना तेरे साथ है, तू मेरा यार है, मैं तुझे यहां पे छोड़ के जाऊं?
अगर मरना है ना फिर मैं भी तेरे साथ यहीं रुकूंगा, वरना तुझे हमारे साथ चलना होगा। मरना है तो हम इकट्ठे मरेंगे, मैं तुझे अकेला नहीं मरने दूंगा। उसने कहा हफीज़ जिद मत कर, प्यास से मेरी इतनी बुरी हालत हो गई है कि मैं अब मजीद नहीं चल सकता। वहीं पे उस बच्ची ने, जिसकी उम्र 11 साल थी, उसने भी कह दिया अब वो भी आगे नहीं चल सकती। अब मसला ये था, बच्ची को तो उठाया जा सकता था कि कोई ना कोई उठा लेता, जब तक आगे 2-3 घंटे और चलते, कोई मदद आ जाती, कहीं पानी मिल जाता। अता जैसे एक हार्डी बॉडी वाले सेहतमंद बंदे को कौन चलाता, कौन उठाता? हफीज़ ने कहा कुछ भी हो जाए मैं तुझे नहीं छोड़ सकता, तुझे मेरा वास्ता है, तुझे मेरी कसम, तुझे चलना होगा। उसको जैसे कैसे मुश्किलों से राज़ी किया गया, बच्ची को उठा लिया गया। पानी की प्यास है, शिद्दत है, सबके होंठ पानी के प्यासे हैं, तरसे हुए हैं, सबको शदीद प्यास लगी है। लेकिन अता की हालत बहुत ख़राब है। बच्ची प्यासी है लेकिन उसको कम से कम उठाया हुआ तो है, वो चल नहीं रही कि दूर से उनको एक दरख्त नज़र आया। इस बरबिरान में एक ऐसा दरख्त जो छाँव किए हुए था। ये चलते हुए इस दरख्त के पास गए और गिर से गए। सबको बेइंतहा प्यास लगी थी, पानी तो कहीं पे भी नहीं था। वो बच्ची भी लेटी हुई थी, अता भी लेटा हुआ था, बाकी बैठे हुए थे। वो अता और बच्ची लेटे हुए थे, उनकी हालत बहुत ख़राब थी। अता की हालत इतनी ख़राब होती जा रही थी, वो बार बार खुश्क होंठों पे ज़ुबान फोड़ता और कहता पानी पानी। और वो लम्हा आ पहुंचा कि लगा अब अगर मज़ीद कुछ मिनटों तक इसको पानी ना मिला तो अता मर जाएगा। बच्ची फिर भी उस अभी बुरी हालत में नहीं थी, उसने 2 घूंट पिए हुए थे। अता तो ऐसी कैफियत में पहुंच गया, बेहोशी की तरफ जाना शुरू हो गया। अब वो बेहोश हो चुका था और एक लम्हा ऐसा आया कि हफीज़ को लगा ये आखिरी सांसों पे है, ये आखिरी सांसें ले रहा है, ये मर जाएगा। हफीज़ की आंखों से आंसू निकल आए अपने दोस्त को इस तरह मरते देख के। वो आखिरी सांसों पे था कि उसी वक्त उसको याद आ गया, उस मदरसे के अंदर, कराची के अंदर, उसको उस्ताद ने एक दुआ सिखाई थी, दुआए गंजुल अर्श। उसको वो दुआ आज भी याद थी। उसी वक्त उसने हाथ जोड़े और गिड़गिड़ा के रब से दुआ मांगी कि ऐ मेरे मालिक, मैंने सारी ज़िंदगी चोरी की, बुराई की, लोगों के साथ लड़ा, कोई भी नेक काम नहीं किया, सबको तंग किया, एक बुरी ज़िंदगी गुजार चुका हूँ। मेरे मालिक आज मैं तुझसे गिड़गिड़ा के दुआ मांगता हूँ, मेरे दोस्त को बचा ले। मैं आज तौबा करता हूँ, तौबा करता हूँ, तौबा करता हूँ, दिल से तौबा करता हूँ। मैं ज़िंदगी भर कोई गलत काम नहीं करूँगा, मैं ज़िंदगी भर किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, मैं कोई चोरी नहीं कहूँगा, या मेरे मालिक मैं कोई गुनाह का काम नहीं करूँगा। वो गिड़गिड़ा के रोता रहा और वही दुआ पढ़ता रहा, यहाँ तक कि रोते रोते वो सजदे में गिर गया और उसके आंसू थे कि बहे जा रहे थे। कि वहीं पे उसने सर उठाया, उसके कान में घंटी की आवाज़ आई थी, एक ऐसी घंटी की आवाज़ जो किसी जानवर के गले में घंटी बांध दी जाती है तो दूर से ही वो घंटी सुनाई देती है। वह अभी तक गिड़गिड़ा रहा था कि घंटी की आवाज़ पे चौंका, बाकी भी चौंके। उस बरबीरान में, उस ऐसे वीराने में जहाँ पे सिर्फ एक दरख्त की छाँव के नीचे दोस्त एक आखिरी सांसों को है, बच्ची बेहोश हो चुकी है। उन्होंने मुड़ के देखा तो एक शख्स जिसके 5 ऊँट थे, वो अगले ऊँट पे सवार था और पीछे 4 ऊँट बंधे हुए थे और वो घंटी बजाते हुए इसी तरफ आ रहे थे। वो ऐसे अलर्ट हुए कि इसको मदद के लिए पुकार सकें, लेकिन ऐसा लगा जैसे वो इन्हीं की तरफ ही आ रहा है। और जैसे ही इन्हीं के पास आया तो देखा वो इनके इंतहाई नफीस, इंतहाई खूबसूरत, सफ़ेद दाढ़ी वाला एक ऐसा नेक सीरत बुजुर्ग है जिसकी शक्ल देखते ही लगा जैसे कोई अल्लाह का फरिश्ता हो, जैसे अल्लाह ने मदद भेजी हो। कि इंतहाई नेक शख्सियत, इंतहाई मासूम शख्सियत का मालिक। उसने आके सलाम किया, सब ने कहा वालेकुम अस्सलाम। जल्दी से अपने ऊँट के पास गया, वहाँ पर एक खाल की बनी हुई होती है जिसके अंदर पानी होता है, ठंडा भी रहता है। उसने वो निकाली और तेज़ी से गया, जाके चंद घूंट नीचे पड़े हुए, जैसे वो पहले से जानता हो, नीचे पड़े हुए अता के मुंह में 2 घूंट डाले। पहले एक घूंट डाला, फिर दूसरा घूंट डाला, छोटा छोटा। साथ ही उसी पानी से फिर उस बच्ची के मुंह में एक घूंट डाला, छोटा सा, फिर दूसरा घूंट डाला। कुछ देर का गैप दिया कि पानी इनके मुंह में चला जाए, फिर अता के मुंह में दूसरा घूंट डाले, 2 घूंट छोटे छोटे डाले, फिर लड़की के मुंह में 2 छोटे छोटे घूंट डाले। और ऐसे वो घूंट डालता रहा यहाँ तक कि अता ने और बच्ची ने आंखें खोल दी और उसने वो पानी बाकियों को भी दिया। सब ने पानी पिया। अता होश में आ चुका था। वो वापस गया, खजूरें लेकर आया, सबको खजूरें दी। अब खजूरें खा के, पानी पी के जैसे सब होश में आ गए। और वो बोला चलो मेरे साथ। वो बोले कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं और हम आपके साथ कहाँ चलें? वो बोला सवाल जवाब मत करो, आओ मेरे साथ। डूबते को तिनके का सहारा,
वो उसके करीब गए तो ऊंट जो पीछे थे उन्होंने कहा इन पे सवार हो जाओ। अब 4 ऊंट थे, वो सारे औरतें एक तरफ मर्द इस तरह ऊंटों पे सवार हो गए और वो उनको लेकर चल पड़ा। ये दिन का टाइम था। चलते चलते शाम हो गई, मगरिब हो गई। एक घर के अंदर पहुंचे। एक कच्चा बना हुआ घर था, काफी बड़ा घर था, कुछ पक्का था कुछ कच्चा था। उस घर के अंदर उनको लेकर गया। उसने बकरा ज़िब्हा किया, उनके लिए बकरा तैयार किया, उनको खाना खिलाया, पानी पिलाया और कहा परेशान मत हो, बस मुझसे सवाल जवाब मत करना। मैंने कह दिया है सुबह ही सुबह अजानों के टाइम पे एक गाड़ी आएगी और तुम्हें गाड़ी लेकर जाएगी, और गाड़ी जहाँ पे तुम्हें लेकर जाएगी वहाँ पे तुम्हें काम का बंदोबस्त भी मैंने कर लिया है, वहाँ पे तुम्हें काम भी मिल जाएगा। सवाल जवाब मत करो, सो जाओ। अब वो खा पी के बेहतर हो चुके थे, लेकिन सवाल जवाब का वो कोई नहीं जानते थे। लेट गए। सुबह ही सुबह अजान के टाइम पे उनको जगा दिया गया। बाहर एक गाड़ी आ गई थी। उस शख्स ने उस गाड़ी वाले से क्या बात की, उसने आगे अदब से उनको जैसे कहा जैसे किसी इंतहाई नेक हस्ती को, बुजुर्ग के अदब से कहता है जी बिल्कुल ठीक है, समझ गया हूँ। उनको गाड़ी पे सवार किया गया। 2 बंदे आगे बैठे, बाकी पीछे बैठ गए गाड़ी के, वो डाला टाइप जो होता है। और वो कहते हैं जब वो गाड़ी रवाना हुई तो हैरत की बात ये थी कि हम शहर के अंदर से गुजर रहे थे, गलियों के अंदर से गुजर रहे थे, शहरों के अंदर से गुजर रहे थे। हमसे किसी ने नहीं पूछा ये कौन है, इनको कहाँ लेकर जा रहे हो। और गाड़ी इस तरह चलती रही कि छुपे हुए रास्तों से नहीं, उस बुजुर्ग ने जिस गाड़ी पे हमें सवार करवाया था वो दुनिया के सामने हमें लेकर फिर रही थी और कोई हमारा पासपोर्ट और कुछ भी हमारा चेक नहीं कर रहा था। हम उस गाड़ी पे इस तरह 3 दिन हमने सफ़र किया कि वो हमें कहाँ लेकर गया, किस होटल में गए, होटल में ठहराया, और जब खाना पिया रात को रुके, और जब होटल के पैसे देने की बात आई हमने उससे कहा ये पैसे, ड्राइवर ने कहा आपके पैसे हो गए हैं। ज़्यादा बात नहीं की, आप कब बैठो बस। पैसे भी वो दे रहा था, खाने के पैसे होटल के वो दे रहा था, रिहाइश के पैसे वो दे रहा था। वो हमें 2-3 दिन इस तरह मुख्तलिफ जगहों से चला था, वापस ईरान लेकर आ गया। हम लोग बोर्ड वगैरह पढ़ के चीज़ों को देख के अंदाज़ा हो गया तो हम ईरान में आ गए हैं। चलते चलते हम तकरीबन असर के टाइम पे एक बहुत बड़ा बाग था, उसके दरवाजे के सामने पहुंचे। एक बड़ा सा गेट लगा हुआ था, उसने हारन दिया, वो दरवाज़ा खुला तो एक औरत आई और उसने कहा आ जाओ। सारों को अंदर बुला लिया गया और उस औरत ने उससे क्या बात की कोई नहीं जानता। उस शख्स ने कहा खुदा हाफिज़, अब मैं चलता हूँ, आपका काम हो जाएगा। वो चला गया। औरत उनसे मुखातिब हुई, बलोची ज़बान बोलती थी। कहा ये मेरा बाग है, आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। उसने बाग का विज़िट कराया तो बाग के अंदर अनार भी थे, कई तरह के फल लगे हुए थे, सेब भी लगे हुए थे, अंगूर भी लगे हुए थे, कई तरह के फल थे। उसने कहा ये बहुत बड़ा माशाल्लाह मेरा बाग है, मेरे इस तरह के 2-3 और बाग भी हैं, 3-4 बाग हैं। तुम इस बाग में काम करोगे, लेकिन मैं तुम्हें इसकी उजरत नहीं दूंगी। तुम जितना भी कमाओगे आधा तुम्हारा होगा, आधा मेरा होगा। मैं तुम्हें उसके बदले के तनख्वाह भी दे सकती हूं, मैं तुम्हें आधा दूंगी अगर तुमने अच्छा काम किया तो। वो हैरान थे ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा ठीक है, हमें यही कहा गया था, बुजुर्गों ने यही कहा था कि आपको काम मिल जाएगा, हम तैयार हैं। अब मसला था औरतों का। 2 औरतें थीं, दोनों के शौहर मर चुके थे, 11 साल की बच्ची थी। अता ने दोनों के सर पे हाथ रखा था। जिसका शौहर सांप से मरा था उसके सर पे भी अता ने हाथ रखा था और कहा था तुम मेरा बहनों में बलोच हूं, तुम्हारे सर पे भी वैसे हाथ रख रहा हूं, मैं अपनी बहन का भाई बनूंगा। अब वो दोनों उसको भाई समझती थी। अता ने कहा देखो अब हम कमाते हैं, पैसा आ जाता है, तुम दोनों को जिधर तुमने पंजाब जाना है मैं छोड़ के आ जाऊंगा, या अगर तुमने इधर रहना है तो हम जब फल तोड़ के लाएंगे तो पेटियां बनाएंगे, तो तुम लोग दोनों खवातीन और बच्ची ये पेटियों में पैक करो तो तुम्हारा भी काम चल जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, पीछे तो हमारा है ही कोई नहीं, हम इसलिए तो बाहर जा रहे थे, डंकी लगा रहे थे कि पीछे कुछ भी नहीं था, तो हमने कहाँ जाना है, हमने काम करना है। अब उन्होंने काम शुरू कर दिया और वाकई उस औरत ने महीने के एंड पे जो इन्होंने कमाया, इन्होंने बहुत मेहनत की और पेटियों में बंद करके एक सिस्टम बना हुआ था, बंदे आते थे वो ले जाते थे, पेमेंट कर जाते थे। इन्होंने इतना काम किया। उसके अंदर गेटेड एक बाग था, यानी कि बड़ा सा उसका बाहर गेट था और चारों तरफ उसकी दीवार थी, बहुत बड़ा बाग था और एक पूरा इसका निज़ाम बना हुआ था। खरीदने वाले आते थे, पेटियां लेके जाते थे, पेमेंट कर जाते थे। महीने के एंड पे उस औरत ने वाकई उनके सामने जितना पेमेंट हुई, हाफ कीमत उस औरत को दी गई और आधे पैसे उसने इनको बांट दिए। वो वाकई सच्ची औरत थी और इन्होंने सब पैसे आपस में बांटे और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। हर महीने वो मेहनत करते, वहाँ पे उनको रिहाइश भी मिल गई थी, घर बना हुआ था, खाने पीने के लिए रिहाइश सब कुछ उसको मिल गया था। वो मेहनत करते, फल तोड़ते,
पेटियों में पैक होती और सिस्टम आके ले जाते। 6 महीने ऐसे ही गुजरा। 6 महीने के बाद उस औरत ने कहा सबको एक दिन बुला के, तुम लोगों ने वाकई बहुत मेहनत की है और मेहनत से अपने आप को मनवाया है। मैं अपने दूसरे बागों की तरफ जा रही हूँ, ये बाग मैं तुम्हारे हवाले करके जा रही हूँ। मैं जब वापस आऊँगी फिर देखूंगी। अभी फ़िलहाल इसमें से जितना भी कमाओगे तुम लोग आपस में बांट लोगे, मुझे इसमें से हिस्सा नहीं चाहिए। तुमने ना सिर्फ मेरे बाग की देखभाल की है, इतना ख्याल रखा है, इतना तो कोई अपना भी नहीं रखता। तुमने वाकई अपनों से बढ़ के मेरे बाग का ख्याल रखा है। यह बाग अब तुम्हारे हवाले है, कमाओ और खाओ। वहीं पर अता ने कहा एक सवाल आपसे पूछना है। उसने कहा हाँ बोलो। उसने कहा जिस बुजुर्ग ने हमें भेजा था हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। उन्होंने आपको हमारे बारे में क्या बताया था? आपकी उन बुजुर्ग से क्या बात हुई थी? बुजुर्ग? कौन से बुजुर्ग? वो औरत बोली किस बुजुर्ग की बात कर रहे हो? उन्होंने कहा जिनने हमें भेजा है। उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो किसी के जिम्मे लगाया था कि मुझे बंदे चाहिए। उन्होंने कहा आ जाएंगे, और वो बंदे मुझे छोड़कर दे गए। काबिल एतमाद थे तभी छोड़ कर गए। बंदे मेरे पास आ गए, मैंने उनको काम पे लगा दिया। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती। कौन सा बुजुर्ग और कौन सी बात कर रहे हो? उसने किसी सवाल का जवाब ना दिया और वो वहाँ से चली गई। और वाकई अब पूरा बाग इनके हवाले था, कोई इनसे पूछने वाला नहीं था। ईरान में वैसे भी वो बताते हैं वहाँ बलोच जाते रहते थे, मेरे मुश्किल नहीं था। अब ये पूरी कमाई आपस में तकसीम करते। और वहीं पर अता ने एक दिन उस पंजाबी भाई से जो एक बचा हुआ था कुंवारा, और उस पठान भाई से कहा अगर मैं आज कुछ पूछूं तो मेरे सवाल का जवाब दोगे? पठान और पंजाबी भाई ने कहा हाँ बोलो। तब उसने कहा अता ने पंजाबी भाई से कि देखो, जब मैं मरने लगा था तो मेरे दोस्त हफीज़ ने दुआ मांगी थी खुदा से और कहा था कि आज मेरे दोस्त की जान बच गई तो या अल्लाह हम सब छोड़ देंगे। और जब मेरी जान बच गई तो यही बात मेरे दोस्त हफीज़ ने मुझे बता दी थी और मैंने भी उसे कहा था कि अगर तूने ये दुआ मांगी है और खुदा ने कबूल की और हमारे लिए कोई अल्लाह का फरिश्ता भेजा तो मैं भी आज वादा करता हूँ मैं कुछ नहीं करूँगा। और उस दिन से मैंने ईमानदारी से काम किया और मरते दम तक ईमानदारी से सच्चाई से काम करूँगा। उस औरत ने जानती थी, वो हमें जवाब इसलिए नहीं दिया, खुदा बेहतर जानने वो कौन राज था। वो रोते रोते जो दुआ मांग रहा था, जिस दुआ को उसने पढ़ा और मांगा था रोते हुए, तो अल्लाह ने सुन के वो फरिश्ता भेजा था। जितना नूरानी उसका चेहरा था, जिसके बारे में ना वो औरत बता रही है ना उसने कुछ अपने बारे में बताया, वो फरिश्ता था। मैं इतना कहूँगा आज हम एक फैमिली की तरह हैं। वो दोनों मेरी बहनें हैं। पठान भाई, अगर आप जो बड़ी उम्र की 35 साल की जो औरत थी उसके नाम लेकर कहा अगर आप उससे शादी कर लो, मेरी बहन है, तो मैं उसको मना लूँगा। और पंजाबी को कहा और तुम जो मेरी दूसरी बहन है जो 25 साल की है, अगर उससे शादी कर लो तो मैं उसको मना लूँगा। क्या तुम्हें इतराज़ है या तुम करना चाहोगे? दोनों ने कहा हमें कोई इतराज़ नहीं। हम जानते हैं वो भाइयों की तरह आपका एहतराम करते हैं और आप बहनों की तरह उनको प्यार करते हैं। हमें वो अजीज़ हैं। हम शादी करने को, निकाह करने को तैयार हैं। तो दोनों का निकाह कर दिया गया। वो बहनें थीं, उन्होंने कहा हमारे भाई का जो फैसला सारा आंखों पे। और वहीं पे जब उन दोनों का वहाँ पे निकाह हो गया, वो इकट्ठे रह रहे थे, खुश रहना शुरू हुए, तो वहीं पे बहनों ने कहा अब हमारी भी एक बात माननी पड़ेगी। आप हमारे भाई हो ना, ता भाई, हम आपकी बहनें हैं, भाई बहनों की मानते हैं। हफीज़ को और आपको भी भाभियां लेकर आनी होंगी। और यूं अता ने भी और हफीज़ ने भी शादी की और वहीं पे 2 लड़कियां लेकर आए। और मज़े की बात यह है आज भी अता और हफीज़, ये उनके रियल नाम हैं, उसी बाग के अंदर मौजूद हैं। वो पठान भाई, वो पंजाबी भाई जो शादीशुदा हो चुके हैं, वो औरतें भी जो इस डंकी में उनके साथ ही, ये सारे के सारे लोग आज भी ईरान में मौजूद उसी बाग के अंदर काम कर रहे हैं इस वक्त तक जब मैं आपको कहानी सुना रहा हूं। और कैसे उस दुआ ने उनके लिए वो जो गैबी मदद भेजी थी, वो 5 ऊंट इस तरह लेकर आया था जैसे किसी को भेजा गया हो कि 4 खाली ऊंट लेके जाओ, उनको सवार करके ले आओ। और उसने पूछा तक भी नहीं था कि पानी किसको चाहिए, क्या हुआ है, कौन हो, कहाँ से आए हो। कोई मुसाफिर भी होता है तो पूछता है क्या हुआ है, ये बेहोश क्यों है, क्या हुआ है। सीधा सलाम करते ही उसने पानी निकाल के पानी पिलाया था जैसे उनको किसी ने भेजा हो। और अता और हफीज़ का कहना यह है कि वही दुआ जो मैंने पढ़ी थी, जो मेरे उस्ताद ने मुझे सिखाई थी कि जब सब तरफ अंधेरा हो जाएगा, कहीं से कोई उम्मीद नहीं होगी, तो ये दुआ काम आएगी। तो उसी दुआ की बदौलत कोई अल्लाह का वो फरिश्ता हमारी मदद के लिए आया था। और आज तक उसी की मदद की वजह से हम हक और सच और ईमानदारी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और जो कुछ भी है उस दुआ और उस फरिश्ते की वजह से। और आज भी वो लोग उसी बाग के अंदर मिलजुल के मोहब्बत से फैमिली की तरह काम कर रहे हैं।